नमस्कार। इस पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे मंत्रियों ने अपना पद छोड़ा और पद छोड़ा तो 5 साल बाद जैसे ही चुनाव आयोग ने तिथियां डिक्लेयर की, तब उनको ये ब्रह्म ज्ञान आया कि ये जो सरकार थी जिसमें 5 साल वो नीली बत्ती लगाए घूमते रहे, वो बेकार सरकार थी और उन्होंने गरीबों के लिए काम नहीं किया, किसानों के लिए नहीं किया। कुछ एक जुमले देते हैं, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, गरीबों, ऐसे कुछ कहते हैं। 3-4 शब्द हैं उनके पास रटे रटाए कि उनके लिए काम नहीं किया, लिहाजा हमने इस्तीफा दे दिया। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। पुराने जमाने की बात है, जब हाथी वगैरह लोग रखते थे, तो एक बार एक हाथी एक पगडंडी से जंगल से होके आ रहा था, अपना चारा वारा चर के, और काफी कुछ बोझा उसके ऊपर लदा भी हुआ था। तो उसी में एक चूहा अचानक सामने आता है हाथी के, और कमर पे हाथ रख के बड़े अकड़ से बोलता है, क्यों बे, कहां से आ रहा है? तो हाथी को बड़ा मजा आया देख के कि ये छोटा सा चूहा इतनी अकड़ के साथ बात कर रहा है। तो उसको जरा मजा आया, तो उसने हंस के कहा कि भाई मैं तो हाथी हूं, जरा जंगल गया था, पर आप कौन हैं? तो चूहे ने कहा, था तो मैं भी हाथी, आजकल थोड़ा दुबला हो गया हूं। तो ये जो मंत्री महोदय ने छोड़ा, तो जानते हैं इन्होंने कहा क्या था? अब देखना मैं कैसे बीजेपी को बर्बाद करता हूं, बीजेपी को मैं बर्बाद कर दूंगा। ये महोदय एक सब कास्ट है ओबीसी में, उसके ये नेता हैं, अगर कहा जाए तो उसके एक छोटे से इलाके के नेता हैं। कुल उत्तर प्रदेश में 2, 2.5, 3% वोट होंगे, लेकिन एक उस पार्टी को जिसके 39% वोट रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। ये इतनी ताकत इनको मिलती कहां से है? अब इसका ठीक उल्टा रूप देखिए। हरक सिंह रावत, बहू को टिकट दिलाना था। 13 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस की कुछ तारीफ की, जबकि बीजेपी में पाला बदल के बीजेपी में आ गए थे। सरकार कांग्रेस के गिराने के बाद बीजेपी में थे, और बीजेपी में सारा मलाई खाते रहे, आराम से पद से नवाजे गए थे। उनके बहू को टिकट नहीं मिल रहा था, तो इस बात से नाराज थे। तो उन्होंने कांग्रेस की तारीफ की। शायद उनको ये लगा कि बीजेपी इससे डर जाएगी और हमें जो भी हम चाहेंगे कर देगी, क्योंकि हरक सिंह रावत का थोड़ा सपोर्ट बेस है, जो भी थोड़ा बहुत है। इस बीच बीजेपी ने जब पता करवाया, तो उसे पता चला कि हरीश रावत इनको दूर दूर तक कांग्रेस में नहीं आने देंगे, जान दे देंगे लेकिन नहीं आने देंगे। जैसे ही ये पता लगा, बीजेपी ने इनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। अब हरक सिंह रावत रो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि बताइए, हमने तो बीजेपी के लिए सब कुछ किया, लेकिन राज खोल दूंगा तो बहुत तूफान मच जाएगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, सब जब नेता नाराज होते हैं तो कहते हैं वो राज है मेरे पास कि खोल दूंगा तो तूफान हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक कानून बनना चाहिए कि जैसे डिक्लेयर करे कि राज खोल दूंगा तो तूफान होगा, तो उसको जेल में डाल दिया जाए कि जब तक अब तुम राज नहीं खोलोगे तब तक तुम्हें जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। पहले बताओ वो राज क्या है? तो बहरहाल हरक सिंह रावत अब बिलख बिलख के रो रहे हैं। गौर कीजिएगा, दो नेताओं ने पार्टी छोड़ी, एक से छुड़वाई गई, एक ने छोड़ी। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को बर्बाद करने का दावा करते हैं, हरक सिंह रावत जार जार रो रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस हमको नहीं भी लेगी तो कोई बात नहीं, मैं एक सच्चे सिपाही की तरह काम करता रहूंगा। ये है राजनीति, ये राजनीति है। योगी जी अभी 2 दिन पहले एक दलित के यहाँ खिचड़ी खाए। पता नहीं कहां से बन के आई होगी, कैसे आई होगी, जैसे भी आई हो, बहरहाल कितना विनम्र उनका वो था कि
पहले तो गायों को वो खिलाते थे, अब दलितों के यहाँ खुद खिचड़ी खा रहे हैं, एकदम चुनाव जब आ गया तब। तो योगी जी ने खिचड़ी खाई और बताया कि दलितों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। हकीकत आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में डीएमएसपी 75 जिले हैं। अगर हम कमिश्नरेट छोड़ भी दें तो 75 जिले हैं कुल मिला के, उनको हम इग्नोर करते हैं कमिश्नरेट्स को। तो 75 जिलों में 150 डीएमएसपी होंगे। आप जानते हैं इसमें दलित कितने हैं? इसमें दलित सिर्फ 6% दोनों पदों पे हैं, सिर्फ 6%। कितने कितने हैं? 4 डीएम है, 5 एसपी हैं। और डीएमएसपी एक बड़ी पोस्ट जिले के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से मानी जाती है, और सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के हिसाब से भी ये माना जाता है कि डीएमएसपी का बैलेंस, वो राज्य में जाति का बैलेंस ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए। योगी जी को इससे मतलब 5 साल नहीं रहा है। 5 साल सिर्फ 4 डीएम 5 एसपी दलितों के रहे, जबकि 22% रिजर्वेशन तो है ही है। इतने तो डीएम आपके पास नहीं है, लेकिन उन सब को किनारे लगा दिया गया है, क्योंकि अब इसके ठीक उल्टा ठाकुर साहबान ठाकुर साहबान 20 डीएम 18 एसपी, कुल मिला के 38। ये जानते हैं कितने परसेंट होता है? ये टोटल मिला के करीब 25% होता है 150 का। इसमें आप ब्राह्मण भी जोड़ लीजिए। ब्राह्मण है 8 डीएम 18 एसपी, 17% हुए। बनिया भी जोड़ लीजिए तो ये होते हैं 6 डीएम 3 एसपी, 9 होते हैं, 6%। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में डीएम एसपी की पोस्ट सवर्णों को, ब्राह्मण ठाकुर बनिया, जिनकी तादाद प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो 20% से ज्यादा नहीं है, 20-22 इससे ऊपर कहीं नहीं होगी। इनको 50% डीएमएसपी इनके पास है। ओबीसी के पास कितने हैं? आपने कहा कि ओबीसी हमने 40% सीटें दे दी है। डीएमएसपी कितने हैं आप जानते हैं? ओबीसी की तादाद अब मानी जाती है कि 54% है, लेकिन कितने परसेंट इनको मिला है डीएमएसपी? 17%। तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। राजनीति के अनेक रूप होते हैं। भर्तृहरि ने बहुत पहले आगाह किया था, नीति शतक में उन्होंने 100 श्लोक दिए, और 100 श्लोक में उन्होंने राजनीति के कैरेक्टर के बारे में बताया था। एक जगह उन्होंने श्लोक नंबर 47 में बताया था कि ये जो राजा होता है ये झूठा भी होता है, सत्यवादी भी कभी बन जाता है, कभी हिंसक होता है, कभी प्रियदर्शन की तरह दिखाई देने लगता है। इसके अनेक अनेक रूप होते हैं। उनकी मुराद ये थी कि इसका कोई एक स्वरूप नहीं होता है। वारंगने व नृप नीतिर अनेक रूपा, तवायफ की तरह, वैश्या की तरह राजा के अनेक रूप होते हैं। मेरे ख्याल से अगर वो आज रहते भर्तृहरि तो इसे बदल देते, और कम से कम वैश्य, वो कहते कि वैश्या का अपमान हम नहीं होने देंगे। ये जो राजनीतिज्ञ हैं, ये भारत की जो आज की राजनीति है वो वैश्या की तरह भी नहीं है। वैश्या के अनेक रूप भले होते हों, लेकिन ये उससे भी नीचे हैं, क्योंकि वैश्या के अनेक रूप के कुछ कारण हैं। तो ये जो राजनीति आप देखते हैं, मोदी जी कभी वहां जाएंगे तो 2 शब्द 3 शब्द वहां के भाषा में बोलेंगे। बिहार जाएंगे तो भोजपुरी में बोले, का हो भाई, का हाल बा। और ये वो सीख लेते हैं, इसलिए नहीं उनका भोजपुरी का ज्ञान अच्छा होता है। बंगाल जाएंगे तो बांग्ला में कुछ बोल देंगे, ये बताने के लिए कि हम तो तुम्हारे ही हैं। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम आपको वो चीज बता रहे हैं, चुनाव आ गया है, इस तरह के वादे के को आप एनालिसिस जरूर कीजिए। अखिलेश यादव ने आज अपना
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो वादे किए उसे देख के अगर थोड़ा सा गहराई से आप सोचेंगे तो आपको हंसी आने लगेगी कि ये क्या लोगों की समझ को इतना कमजोर समझते हैं। आज अखिलेश यादव ने क्या कहा, साहब किसानों के लिए बिजली फ्री, सिंचाई के लिए सारी बिजली फ्री, किसानों के लिए बीमा फ्री। उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा बीमा। फसल बीमा अगर है तो ये तो ऑलरेडी फ्री है, 2% पे दी जाती है। अगर आप उसको भी फ्री करना चाहें तो अपने यहां से वही दे दीजिए, फ्री हो जाएगी। इसमें आप क्या फ्री करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही किसानों का बीमा, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता। मोदी जी ने बहुत पहले फसल बीमा योजना शुरू की थी और वो फेल हो गई इसलिए कि राज्य सरकारें इंप्लीमेंट न कर पाई। आप सिर्फ यही वादा कर ले कि हम इंप्लीमेंट कर देंगे इन टोटो, और 2% जो किसान का लगता है वो भी हम ही दे देंगे, तो इसी से हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, आप एक वादा करेंगे किसानों को बीमा फ्री। अब ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा, आयुष्मान तो वैसे भी है, वो फ्री है आयुष्मान भारत। तो आप कौन सा बीमा, फसल बीमा ही करेंगे ना। फसल बीमा भी लगभग फ्री है, 2% है। वो आप कह दीजिए केंद्र सरकार से कि हम किसानों का ये 2% भी दे देंगे, ऐसे ही फ्री हो जाएगा। लेकिन नहीं, चुनाव है ना, चुनाव का तरीका अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि ये भी फ्री, और जो सबसे मजेदार बात कही उन्होंने, सभी फसलों का एमएसपी देंगे। सभी फसलों का एमएसपी देने का क्या मतलब है, ऑलरेडी 23 फसलें हैं यूपी में, इससे ज्यादा होती ही नहीं है, इससे कम ही होती हैं। तो आप सभी फसलों का एमएसपी देंगे, सभी फसलों का तो एमएसपी ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी केंद्र सरकार देती है, तो आप उसमें कौन सा कमाल कर देंगे। लेकिन वो सभी फसलों का एमएसपी देंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, अखिलेश के शासन काल में कोई एमएसपी पे खरीद नहीं होती थी। हालांकि उसकी वजह यह थी कि उस जमाने में एमएसपी और मार्केट प्राइस का गैप बहुत कम था, लिहाजा किसान उधर जाते भी नहीं थे, कोई सरकार की तरफ से भी दबाव नहीं होता था। ये तो जब आंदोलन हुआ है तब एमएसपी पे किसानों का भरोसा बढ़ा है। अब अखिलेश के टाइम में 7 लाख टन टोटल खरीद हुई थी आखिरी दौर में। योगी के टाइम में वो 55 लाख टन हुई है। अब दोनों का पेज देखिएगा, 5 लाख टन है इसलिए कि किसान को बहुत इंटरेस्ट नहीं था, रेट बहुत कम थे, इसमें अखिलेश की गलती नहीं है। कल योगी जी ये कहेंगे सीना ठोक के कि हमने तो 12 गुना ज्यादा खरीदा है, वो झूठ है। एक्चुअली 12 गुना नहीं खरीदा है, उस समय कोई बेचता भी नहीं था, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होता था। तो अखिलेश जो कह रहे हैं, इनसे हम अपने व्यूअर से कहना चाहेंगे, ये एक दबाव डालें कि अखिलेश ये ना कहें कि सब सारे चीजों पे एमएसपी, एमएसपी तो ऑलरेडी 23 जीन्स पे है, उतने ही उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं। करना यह है, आप ये वादा कीजिए अपने घोषणा पत्र में कि किसानों की सारी उपज आप एमएसपी पर ले लेंगे। एक सेंटेंस का है, सिर्फ एक सेंटेंस, हम किसानों की सारी उपज, अगर वो हमारे सीड स्टोर पे आता है, हमारे गोदाम पे आता है, सरकारी एमएसपी खरीद केंद्र पे आता है, तो कब उसका एक एक दाना खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा है, लेकिन आप जानते क्या है इसका नाटक। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा तो 55 टन है, माफ कीजिएगा, 55 लाख टन है। लेकिन ये 55 लाख टन जो खरीदा है, ये सिर्फ 5% किसानों से खरीदा है। 17% अनाज है ये टोटल, टोटल उत्पादन का। हमारा उत्पादन अब की बार 38 मिलियन टन हुआ था, जिसमें 5.5 मिलियन टन खरीदा गया है एमएसपी पे। लेकिन ये सिर्फ 5% किसानों से खरीदा गया है, जो बड़े किसान थे। छोटे किसानों को इसका लाभ नहीं मिला। दूसरा, छोटे किसान से इन्होंने इसलिए नहीं लिया कि उससे पैसा नहीं मिल रहा था, बड़े किसानों ने अपना माल तो बेच दिया, छोटे किसानों का माल अड़तिया के थ्रू ही जाने लगा, करप्शन का वहां भी बोलबाला था।
लिहाजा छोटा किसान एक्चुअल एमएसपी नहीं पाता था। वो बेचता भी था तो दलाल के थ्रू बेचता था, और दलाल के थ्रू अगर नहीं बेचेंगे आप तो वो 10 बहाने करेगा सरकारी कर्मचारी। तुम्हारा बारदाना बटा है, तुम्हारा गेहूं साफ करके नहीं आया है, इसको फिर से वापस ले जाओ, दोबारा लाना। ये सब नाटक करके यूपी में जब किसान गया तो उसको नहीं खरीदा गया। ये त्रासदी योगी काल में रही। तो योगी अगर कहते हैं कि हमने इनसे 9 गुना ज्यादा लिया, पहले 7 लाख टन था, अब की बार 55 लाख टन है। जो अखिलेश के टाइम में 7 लाख टन था, वो 55 लाख टन है। लेकिन ये बातें आपको याद रखने की जरूरत है कि उस समय इतना जोर था भी नहीं एमएसपी पे जो आज है, क्योंकि रेट भी इतने ज्यादा नहीं थे। रेट अब जाके हुए हैं, कुछ हद तक सही है, हालांकि हम लोग चाहते हैं ये 2300 रुपए कम से कम हो। इस समय 2025 रुपए है, लेकिन इतना भी है। तो किसान जब ले आया तो कितने किसान, सिर्फ 5% किसानों से ये खरीदा गया। बाकी किसान से 95% किसान एमएसपी पे नहीं बेच पाए। तो योगी जी जब सीना फुला के कहेंगे कि हमने अखिलेश के काल में इतने कम होता था, हमने इतना किया, तो उसकी हकीकत ये है। इसी तरह रोजगार की स्थिति आप जानते हैं कि योगी काल में रोजगार कम हुए हैं, 16 लाख रोजगार कम हुए हैं। जबकि जॉब मार्केट, 15 साल से ऊपर के वो युवा जो कि जॉब या रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं, उनकी संख्या 2 करोड़ 12 लाख बढ़ी है, और 16 लाख रोजगार कम हो गए हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? ये वही जय श्री राम ब्रिगेड में जाएंगे। जय श्री राम ब्रिगेड में जाएंगे, मजा रहेगा कि झंडा उठा के इस समय इलेक्शन में लग जाए, रोजी रोटी कुछ थोड़ी सी तो बनेगी। तो ये एक्चुअल स्थिति है। इन सत्य को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये राजनेता हमारे साथ कर क्या रहे हैं। कभी कभी आपको जुगुप्सा होने लगेगी। इन नेताओं की असली शक्ल अगर आप देखेंगे, जो भीतर की शक्ल है, तो आपको जुगुप्सा होने लगेगी कि यही हमारा नेतृत्व है। ये स्वामी प्रसाद कोई मौर्य होता है, कोई चौहान होता है, कोई शाक्य होता है, और कोई तमाम जो नेता हैं, ये किसी एक दो की बात नहीं है। ये 5 साल मौज करते हैं और उसके बाद फिर हिम्मत करते हैं, हिमाकत उनकी देखिए कि उसी किसान गरीब मजलूम पता नहीं क्या क्या कह के, और कहते ये इनका कल्याण नहीं हो रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया। और हम तब भी इनको नहीं हटाते हैं रास्ते से। राजनीतिक रास्ते से इनको इसलिए खारिज कर देना चाहिए कि नहीं, तुम झूठे हो, तुम मक्कार लोग, हमें धोखा देते हो राजनीति के नाम पे। और जरा सोचिए, इन्हीं हाथों में ये तंत्र है ना। यूपी का बजट, 6.5 लाख करोड़ का बजट इन्हीं के हाथ में रहेगा ना। 24 करोड़ लोगों का भविष्य इनके हाथ में रहेगा। कैसे हम इनके हाथ में सौंप देते हैं 6.5 लाख करोड़ का बजट? और वो आदमी मंत्री होते हैं जो 5 साल रहने के बाद जैसे ही घोषणा होती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो इसको बर्बाद कर देंगे। तो 5 साल उसने क्या किया होगा? या इसी की बात नहीं है, उस चीफ मिनिस्टर की भी बात है जो आज दलित के यहां खाना खा रहा है और उसका फोटो खिंचवा रहा है। हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं इनको वोट देके। तो क्यों हम इन लोगों को चुनते हैं? ये किस तरह के लोग हैं जो हमारे भविष्य को तय करते हैं, हमारे बच्चों की भविष्य तय करते हैं, हमारी शिक्षा तय करते हैं, स्वास्थ्य तय करते हैं, कोरोना से लड़ने का तरीका तय करते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते। हम कितने निरीह हो जाते हैं, कितने कमजोर हो जाते हैं जब हम ये चीजें पता लगती हैं। अखिलेश यादव संकल्प, अन्न संकल्प कर रहे हैं, और बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई। एफआईआर भी वापस करेंगे, और आप ताजुब करिएगा, उनके ठीक बगल में विर्क बैठे थे। ये विर्क वो सज्जन है
जिनको गाड़ी से कुचला गया था, बाई चांस वो किस्मत की बात थी कि बच गए तो उस हिंसा के एक प्रतीक बन गए बीजेपी के खिलाफ। तो अखिलेश यादव उनको देखने तो नहीं गए, उन्होंने ये बताया कि मैंने फोन से बात किया था। आज विर्क साहब को वो प्रतीक बना के अपने बगल में बैठाए थे। कैसी है ये राजनीति, कितना मजा आता होगा देख के। वारंगने व नृप नीतिर अनेक रूपा, वैश्या की तरह नेता के भी अनेक रूप होते हैं। वो देखती है कि कस्टमर ज्यादा मालदार है तो ज्यादा वक्त वहां पे गुजारती है जहां वो बैठ के गाना उसी के पास गाती है। यही राजनीति की स्थिति भी है। वो दलित के यहाँ खाना खाता है, हाँ, क्योंकि कल्चर दूसरा है तो वो चुनाव के आखिरी दिन खाना खाता है, बाकी 5 महीने 5 साल तो वो कहीं और खाना खाता है। ये कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां इस हैसियत की हो जाती है कि वो कहती हैं 39% वाली पार्टी को कि हम इसको बर्बाद कर देंगे। जानते क्यों होता है? ये हमारा एफपीटीपी चुनाव पद्धति, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये उसकी खराबी है। ज्यादा पहचान समूह भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान समूह है। जाति है, उपजाति है, भाषा है, क्षेत्र है, बहुत सारे पहचान समूह हैं। जाति उपजाति तो ही है, धर्म, अब तो धर्म भी पूरी तरह से अपनी शबाब पे है। तो धर्म की राजनीति की काट के लिए जाति, या जाति की काट के लिए धर्म लाया गया। 1984 में राम मंदिर एक बना। अचानक आप देखेंगे कि राम मंदिर पे जोर तेज हो गया और 5 लाख दिए, 7 लाख दिए जलाने लगे, तब लगा कि नहीं, लेकिन राम मंदिर से वोट नहीं मिलेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान अभी आया है, 1 हफ्ते पहले। क्योंकि ये ध्रुव सत्य है कि राम मंदिर से आपको बेस वोट ही मिलते हैं, जो कि 16%, 18% होते हैं। इसके ऊपर आपको जाना है तो ये सामाजिक समीकरण आपको बैठाने पड़ते हैं। एक अजीब सा हिंदू धर्म में कॉन्ट्राडिक्शन है कि राम राम को लेके बेस वोट तो आपको मिल जाएंगे। आप गौर कीजिएगा, बीजेपी ने बाबरी मस्जिद गिरा, वो ढांचा गिरा 1992 में, लेकिन 2002 में बीजेपी का वोट 20.1% ही रहा। 10 साल बाद, 15 साल बाद 2007 में ये घट के 17% हो गया, और फिर 5 साल बाद यानी 2012 में ये और घट गया, 15% रह गया। तो राम आपको वोट नहीं दिलाते हैं। राम इतने होश, मतलब राम तो भगवान ही है, उनको सब मालूम है। वारंगने वनित रीतिर अनेक रूपा, ये बात कम से कम उनसे ज्यादा कौन जानता होगा। तो राम से वोट नहीं मिलते हैं, लिहाजा अब आपको स्वामी प्रसाद को 2017 में लाना पड़ा। अब वो गुर्रा के कहता है कि हम बर्बाद कर देंगे। ये संभव कैसे हुआ? जैसे ही आपका बेस वोट वापस आया, क्योंकि अब मोदी जी की मकबूलियत पे असर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद मोदी जी की मकबूलियत कहीं खारिज हो रही है, लिहाजा अब ये गुर्रा रहे हैं, पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए इनको। और स्वामी प्रसाद मौर्य की हिमाकत और भी देखिए, उन्होंने कहा कि शायद मेरे साथ मुझे चीफ मिनिस्टर ना बना के बहुत बड़ा धोखा हुआ। बताइए, कोई आदमी 10 लाख 20 लाख वोट की हैसियत रखने वाला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ वोटरों का रहनुमा कैसे बन सकता है, कैसे चीफ मिनिस्टर होगा? लेकिन ये ब्लैकमेल होते हैं, बड़ी पार्टियां ब्लैकमेल होने को मजबूर हैं। अगर उनके मोदी की मकबूलियत घट जाए, अगर उनके राहुल गांधी की मकबूलियत घट जाए, और ये दोनों की घट रही है, लिहाजा ये जो फोर्सेस हैं इस तरह की, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो इनकी मकबूलियत, तो इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, और कोई मौर्य खड़ा होकर कह सकता है बुलंदी से कि मैं बीजेपी को बर्बाद कर दूंगा। कल कोई खड़ा होकर कह सकता है मैं अखिलेश को बर्बाद कर दूंगा।
तो हकीकत ये है कि ये हमारे एफपीटीपी सिस्टम का दोष है कि इसमें पहचान समूह लास्ट तक टूटते जाते हैं। और हर जो छोटा ग्रुप होता है वो कहता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम्हें हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। और सच बात यह है कि अगर वो दूसरी पार्टी हो सकता है कि दूसरी पार्टी में चला जाए तो इस पार्टी का वोट परसेंटेज गिर जाए। ये बात सच है। होगा क्या, नुकसान बड़ी पार्टी का होता है। इसका क्या है, इसका तो ऐसे भी 10-10 लाख वोट है, लेकिन कौन बार्गेन में ज्यादा इसको दे रहा है, इसी का पूरा खेल है। तो हम राजनीति को जब गहराई से समझेंगे तो घृणा होने लगेगी इनके व्यक्तित्व से, हमारे राजनीतिक वर्ग से। और तब हम कोशिश करेंगे, एक बेचैनी, एक तड़प होगी कि हम क्यों ना अच्छे लोगों को राजनीति में लाए, क्यों ना हम अच्छी सोच के साथ राजनीति जो करता है उसको लाएं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हम स्वयं आगे आए, लेकिन राजनीति को हम अपने अपने बच्चों के भविष्य को इन लोगों के हाथ में ना छड़ छोड़े जो वैश्या की तरह हर हर रोज रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, ब्लैकमेल होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी अन्य मुद्दे पे आपसे मिलेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।